दोस्तों, देश में संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में 5 नए और बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं। लेकिन इन 5 बिलों में से एक बिल ऐसा है जिसने पूरे देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका तक में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं साथियों एफसीआरए बिल की, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की। इस बिल का नाम सामने आते ही भाई साहब सबसे पहले देखो हर जगह न्यूज में, हर एक जगह आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, द हिंदू में आप ये देख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आप ये देख सकते हो। और ये क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑल एलेज फियर्स ओवर एफसीआरए बिल क्लैरिफाइज ऑन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम मिजोरम की और केरल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। मिजोरम में अगर हम मिजोरम की बात करेंगे, केरल की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, मिजोरम इतना परेशान हो गया है कि वहां की कुछ कम्युनिटीज ब्लैक डे मनाने की बात कर रही हैं। केरल विधानसभा में पहले से ही इसे लेकर बवाल मचा हुआ है और भारत के अंदर रहने वाले कुछ समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन, रैलियां और भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। अब इस बिल की वजह से भारत में रहने वाले कुछ लोग तो परेशान हो ही रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है इस अमेरिका के बड़े नेता मार्को रूबियो अचानक इतने ज्यादा बेचैन हो गए कि वो लगातार भारत के मदर टेरेसा फाउंडेशन का चक्कर लगा रहे हैं। आखिर अमेरिका इतना परेशान क्यों है? क्योंकि अगर यह बिल भारत में कानून बनकर लागू हो जाता है तो अमेरिका भारत के अंदर वो खेल कभी नहीं खेल पाएगा जो भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अंदर कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसी सबसे चर्चित और सबसे विवादित एफसीआरए बिल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में आपको समझाऊंगा कि इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना बड़ा तांडव मचा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं साथियों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जिस भी स्टेट, जिस भी गांव से आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस गांव का, उस स्टेट का नाम लिखकर जय हिंद जरूर लिखा करो। दोस्तों, इस नए एफसीआरए बिल को गहराई से समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। एफसीआरए बिल की आज जो बात हो रही है वो नई बात नहीं हो रही है। इससे पहले 1969 में पार्लियामेंट ऑलरेडी कंसर्न इसके जो अगेंस्ट है वो एक्सप्रेस कर चुका है। 1976 में ऑलरेडी इस पर एक कानून बना दिया गया था। 2010 में जब मनमोहन सरकार आई थी, उन्होंने भी इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट किए थे और 2020 से लगातार मोदी सरकार भी वही काम कर रही है, अमित शाह भी वही काम कर रहा है और 2026 में बिला रहा है। एफसीआरए कानून कोई आज या कल में बनाया गया कानून नहीं है, ये दशकों पुराना कानून है जिसमें समय समय पर सरकारें अमेंडमेंट करती आई हैं और नए नए नियम जोड़ती आई हैं। आज अमित शाह भी वही कर रहे हैं साथियों, इसमें सख्त नियम जोड़ रहे हैं जिससे विपक्ष और विदेशी ताकतें बौखलाई हुई हैं। अब जरा आप इतिहास के पन्नों को पलटिए। अब थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं, यह समझना ही बहुत जरूरी है। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों के 200 सालों के शासन ने भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता थी कि सरकार के पास न तो एजुकेशन पर खर्च करने के लिए पूरा बजट था, न हेल्थ केयर पर खर्च करने के लिए पैसा था, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी पैसा नहीं था। भारत को उस समय विदेशी पैसे और मदद की सख्त जरूरत थी। इसी दौर में दुनिया के कई अमीर देशों ने भारत की मदद करने का फैसला किया। भारत में नए नए एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट और चर्च बनने शुरू हो गए। आपका जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो जैसे देशों ने विदेशी मदद शुरू की साथियों। उस समय 1940 और 1950 के दशक में भारत सरकार को लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, विदेशी पैसा आ रहा है जिससे हमारे देश में स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे और गरीबों का भला होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है 1960 के दशक में। यह समझना बहुत जरूरी है साथियों। 1960 का जो दशक है सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। 1960 का वो दशक, वो दौर था जब पूरी दुनिया शीत युद्ध, कोल्ड वार के साये में जी रही थी। दुनिया 2 बड़े गुट में बट चुकी थी। पहला जो गुट था वो अमेरिका का था, ठीक है, अमेरिका, यूएसए एलिज, और दूसरा जो गुट था वो था आपका यूएसएसआर का साथियों। अमेरिका के साथ पूंजीवादी जो सहयोगी देश थे वो थे और यूएसएसआर रसिया के साथ कम्युनिस्ट देश थी। ये दोनों महाशक्तियां बिना आमने सामने लड़े दुनिया भर के देशों को अपने पाले में करने का खेल खेल रही थी। अब इसमें भारत की स्थिति क्या थी? हमारा बीच में भारत है, नॉन अलाइंड। ये समझना बहुत जरूरी है। भारत न तो अमेरिका के पाले में गया और भारत न यूएसएसआर के पाले में गया। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइंड मूवमेंट अपनाई। यानी भारत ने साफ कह दिया हम किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, ना यूएसए का ना रसिया का, हम निष्पक्ष रहेंगे।
अब अमेरिका और रशिया दोनों को लगा कि भारत को अपनी तरफ कैसे लाया जाए, युद्ध करके तो ला नहीं सकते, इसलिए दोनों ने एक नया रास्ता चुना, सॉफ्ट पावर और विदेशी फंडिंग का। यहां से चीजें स्टार्ट होते हैं साथियों। अमेरिका और रशिया ने भारत के अंदर चलने वाली एनजीओ, ट्रस्टों और मीडिया संस्थानों में पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। अमेरिका बोलता है कि हमने भारत में इतना पैसा दिया है तो भारत हमारा साथ देगा। उधर सोवियत संघ यूएसएसआर बोलता है कि हमने भी भारी फंडिंग की है, भारत हमारा साथ देगा। वे चाहते थे कि भारत की मीडिया में उनका नाम चले, भारत की राजनीति में उनका प्रभाव हो और भारत के लोग उनकी विचारधारा का समर्थन करें। लेकिन उस दौर में भी भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति पर अड़े रहा, नॉन अलाइंड। भारत ने पैसा आने दिया, विकास कार्यों में लगाया, लेकिन किसी भी महाशक्ति का गुलाम नहीं बना। लेकिन दोस्तों, असली खतरा पैदा कब होता है? 1971 में। ये जवाहरलाल नेहरू साहब है, आपने देख लिया, उस टाइम की बात कर रहा हूं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है साथियों। 1971 वाला जो मामला था, 1971 में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पूर्वी पाकिस्तान, आपका ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बनाया था 1971 में, इससे ये वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, ये हमारा ही हिस्सा है, हम इसको लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी, पीओके वाला जो है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यहां बांग्लादेश बैठा हुआ, जो आजकल यही हमें आंखें दिखा रहा है, ये हमारा बेटा है, बच्चा, इसको हमने तो पैदा करवाया पाकिस्तान से। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत दक्षिण एशिया का दादा बन चुका था। पूरी दुनिया का ध्यान अब भारत की तरफ खिंचा चला आ रहा था। जैसे ही 1971 का युद्ध खत्म हुआ, विदेश से भारत के एनजीओ, चर्चों, ट्रस्ट और फाउंडेशंस के अंदर आने वाली फंडिंग में अचानक सुनामी आ गई। हर विदेशी ताकत भारत में अपना पैर जमाना चाह रही थी। अब यहां से भारत सरकार की चिंताएं बढ़ना शुरू हुई। सरकार को समझ आने लगा कि आज तो यह पैसा पढ़ाई, इलाज, गरीबी मिटाने के नाम पर आ रहा है, लेकिन कल को अगर यही पैसा भारत की नींव हिलाने के लिए इस्तेमाल होने लगा तो क्या होगा? अगर यही विदेशी पैसा भारत में दंगे कराने, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने, देश के टुकड़े करने या देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए आने लगा तो भारत क्या करेगा? और यह डर सिर्फ काल्पनिक नहीं था। जब 1975 से 1970 के बीच देश में इमरजेंसी लगी, अब इसको समझो, ये वाला जो टाइम था 1976, इंदिरा गांधी की जो वार्निंग थी वो क्या थी? जब इमरजेंसी लगी थी साथियों, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश के सामने एक बहुत बड़ा सनसनीखेज बयान दिया। इन्होंने पता क्या बोला? कि विदेशी ताकतें एनजीओ के जरिए भारत में राजनीतिक उथल पुथल मचाना चाहती हैं। देश के अंदर जो आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी ने, जो राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा है और जो जनमत संग्रह जैसी मांगे उठ रही हैं, उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। विदेश से एनजीओ ट्रस्टों के नाम पर आने वाला पैसा भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा है। विदेशी पैसों से देश की आंतरिक सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को पैदा हुई इसी खतरे को देखते हुए 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार पहली बार एक नया कानून लेकर आई, जिसका नाम था FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। बात समझ में आई? ये 1976 में पहला FCRA बिल पास हो गया साथियों। इस कानून को लाने का मकसद क्या था? इंदिरा गांधी के ही शब्दों में इसके मुख्य कारण थे। अगर मैं पहला कारण आपको बताना चाहूं साथियों, ये FCRA बिल 1976 में आ चुका था। अब इसमें जो इन्होंने पहला कारण बताया था वो जानना बहुत जरूरी है। राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना। कोई भी विदेशी पैसा भारत की चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलों तक ना पहुंचे। सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली, इसमें ये ऐड करी। दूसरी बात इन्होंने क्या ऐड करी थी? कि धार्मिक व सामाजिक तनाव रोकना। विदेशों से आने वाले पैसे का इस्तेमाल देश के अंदर धार्मिक उन्माद या उग्रवाद फैलाने में ना हो। और तीसरा जो इन्होंने पॉइंट ऐड करा था वो ये करा था, अलगाववादी संगठनों पर लगाम। देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले ग्रुप्स की फंडिंग काटना। और चौथा था राष्ट्रीय सुरक्षा साथियों, नेशनल सिक्योरिटी। विदेशी पैसों के इस्तेमाल पर गृह मंत्रालय की कड़ी कानूनी निगरानी रखना। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मेरा नाम संजीत है और मेरे नाम से एक एनजीओ है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। अमेरिका को लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, फिर 10 करोड़ दिए, फिर मेरे नाम से मेरे एनजीओ को 100 करोड़ रुपए दिए। जब मेरे पास 100 करोड़ रुपए आए तो मैंने क्या किया? मैंने और छोटे छोटे 10 एनजीओ खोल दिए। भाई मेरे नाम से एक एनजीओ खुला हुआ था संजीत, अब मैंने अपने नाम से और छोटे छोटे एनजीओ खोल दिए। मेरे को 100 करोड़ रुपए मिले क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, विदेशों से मेरे पास फंडिंग आया। तो अब मैं छोटे छोटे एनजीओ बना के उन सब में उस पैसे को डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा।
और फिर धीरे धीरे जब मेरे पास मोटा पैसा आएगा तो फिर मैं धीरे धीरे राजनीति में एंट्री लेना स्टार्ट कर दूंगा, भाषण देना शुरू कर दूंगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं सरकार में आऊं। सरकार को इसी बात का डर था कि जो एनजीओ शिक्षा या समाज सेवा के नाम पर शुरू होते हैं वे बाद में विदेशी पैसों के दम पर देश की राजनीति और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। इसीलिए 1976 का एफसीआरए एक्ट अस्तित्व में आया। 1976 में इंदिरा गांधी ने कानून बना दिया और चीजें कुछ सालों तक नियंत्रण में रही। यहां तक जो मैंने आपको बताया ना, इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी साथियों, ये आप देख सकते हो, इसका फ्लो ये था। सबसे पहला कानून 1976 में बना था, लेकिन सबसे पहले बात कब से स्टार्ट हुई थी? 1969 में। पार्लियामेंट एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर फॉरेन पावर इंटरफेरेंस। 1976 में आपका कानून बन चुका है। अभी 1991 की बात करेंगे। 1991 में जब आपके मनमोहन सिंह आते हैं, मनमोहन सिंह का जो एरा चल रहा था, 1976 में इंदिरा गांधी ने कानून बना दिया और उससे कुछ चीजें नियंत्रण में रही। लेकिन फिर आया साल 1991। 1991 में यहां आप इस चीज पर ध्यान देना, उदारीकरण। मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, निजीकरण शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन लाया गया। इसके साथ ही भारत में एनजीओ का एक नया विस्फोट हुआ। जहां पहले देश में 10 से 20 बड़े एनजीओ हुआ करते थे, अब उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में चली गई एक साथ। 1991 के बाद लाखों तक पहुंच गई धीरे धीरे। अब इतने सारे एनजीओ में विदेशों से बेहिसाब पैसा आने लगा। 1976 का पुराना कानून इतने बड़े पैमाने पर आ रहे विदेशी पैसों को ट्रैक करने में नाकाम साबित होने लगा। इसलिए जब 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 2010 में साथियों, तब उनकी यूपीए सरकार ने 2010 में एफसीआरए कानून में व्यापक संशोधन किए और नए सख्त नियम जोड़े। 2010 के नए नियम के तहत सरकार ने 4 मुख्य शर्तें रखी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था साथियों, वो था अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। फिर दूसरा था 5 साल में रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, हर लाइसेंस को 5 साल में रिन्यूअल कराना होगा और अलग बैंक खाता खोलना होगा। ये सारे पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिए। बैंक अकाउंट अलग से खोलना, आप भारत के लोगों से मिलने वाले दान और विदेश से आने वाले दान को एक खाते में नहीं रख सकते। विदेश से आने वाली फंडिंग के लिए पूरी तरह से एक अलग एफसीआरए बैंक खाता खोलना होगा। और चौथा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था साथियों, वो था एमएचए, गृह मंत्रालय की निगरानी। विदेशी पैसे का एक एक रुपया कहां से आया है, कहां खर्च हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देनी होगी। ये था मनमोहन सिंह कह रहा। मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में ये नियम बना तो दिए, लेकिन इसके बाद भी एनजीओ चालकों ने कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई और ऐसी लूपहोल्स ढूंढ निकाले, जिसकी वजह से 2020 से 2026 के बीच मोदी सरकार और अमित शाह को एफसीआरए 2.0 लाना पड़ा। अब बात समझ में आ रही है? अब वो जो लूपहोल्स जो थे वो क्या थे, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। चीन और विदेशी ताकतों ने भारत के एनजीओ के जरिए कैसे खेल खेला और अमित शाह ने 19,000 एनजीओ पर ताला क्यों ठोका है? दोस्तों, मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में नियम तो बना दिए थे, लेकिन एनजीओ चलाने वाले कुछ शातिर लोगों ने कानून के अंदर एक ऐसी खतरनाक लूपहोल ढूंढ निकाली जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यह खेल कैसे खेला जा रहा है। मान लो भारत में ए नाम का एक बड़ा एनजीओ है, आप समझ लो विदेशी फंडिंग, चीन से 100 करोड़ मिले एक ए नाम के किसी बहुत बड़े एनजीओ को। अब ये क्या काम करेगा? जिसने ये जो बड़ा एनजीओ जिसने एफसीआरए के तहत बाकायदा लाइसेंस भी ले रखा है, ये एनजीओ दिखाता है कि वो गरीब बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का काम करता है। अब चीन या अमेरिका से इस जो ए नाम का एनजीओ है, इसको 100 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए इसको मिल चुके हैं। तो ए एनजीओ क्या करता है? ए एनजीओ, ये वाला जो ए एनजीओ है साथियों, ये कहता है हाँ भाई पैसा आया है और पढ़ाई में मैंने खर्च होगा, लेकिन इसके बाद ए एनजीओ असली खेल शुरू करता है। वो इस 100 करोड़ में से 20-20 करोड़ रुपए छोटे छोटे बीसीडी ग्रुप बनाकर एनजीओ, छोटे छोटे एनजीओ को ट्रांसफर कर देता है। और इन छोटे छोटे एनजीओ के पास कोई एफसीआरए लाइसेंस नहीं होता। नतीजा, पैसा कहां गया, किस नेता की जेब में गया, किस दंगे में इस्तेमाल हुआ, या किस धर्मांतरण, रिलीजियस कन्वर्जन के खेल में लगा, इसका सरकार के पास कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है। इसे कहते हैं सब ग्रांटिंग स्कैम, यानी विदेशी पैसों को रीरूट करके टैक्स चोरी करना और देश के खिलाफ इस्तेमाल करना। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में साफ कहा है कि विदेशी पैसों का यह दुरुपयोग भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसी वजह से 2020 से लेकर 2026 के बीच भारत सरकार ने 19,000 से भी ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस पूरी तरह रद्द, कैंसिल और ब्लैकआउट कर दिए हैं साथियों, ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। सरकार ने जब जांच की तो पाया कि इन 19,000 एनजीओ में से बहुत सारे संगठन विदेशी पैसों का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए नहीं बल्कि जबरन फोर्स्ड कन्वर्जन, धर्मांतरण, केरल और दक्षिण भारत के इलाकों में विदेशी पैसों के दम पर धर्म परिवर्तन कराने का नेटवर्क। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। सामाजिक अशांति और दंगे, मणिपुर की हिंसा और असम में अलगाववादी माहौल बनाने के लिए फंड का इस्तेमाल। तीसरा, देश विरोधी नारे, जब आपका सीए प्रोटेस्ट के दौरान असम को भारत से काट देंगे जैसे नारों के पीछे विदेशी फंडिंग का हाथ था। इसी खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमित शाह FCRA 2.0 लेकर आए। इसमें 3 सबसे बड़े और कड़े नियम जोड़े गए। पहला जो नियम था साथियों, वो समझना बहुत जरूरी है। यहां जो भी इसके ओल्ड लूप होल थे और जो नए रूल बनाए हैं वो समझना बहुत जरूरी है। नो सब ग्रांटिंग। अब कोई भी एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ अपना विदेशी पैसा किसी दूसरे छोटे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिस काम के लिए पैसा आया है उस एनजीओ को खुद खर्च करना होगा। दूसरा नियम जो इन्होंने ऐड करा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसबीआई मेन ब्रांच अकाउंट। पहले एनजीओ देश के किसी भी कोने के किसी भी बैंक में एफसीआरए खाता खोल लेते थे। अमित शाह ने कह दिया नहीं चलेगा, देश के हर एनजीओ को विदेश से पैसा मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की मुख्य शाखा में ही खाता खुलवाना होगा, ताकि गृह मंत्रालय की सीधी नजर बनी रहे। और तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है साथियों, वो भी बहुत जरूरी है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी 2026 रूल। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिन 19,000 एनजीओ को बंद किया गया है, उनका जो अरबों रुपए का विदेशी फंड अटका पड़ा है, उनकी जो जमीनें, बंगले और गाड़ियां हैं, उनका क्या होगा। 2026 के नए बिल के तहत सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, नामित प्राधिकरण बना रही है। जो एनजीओ बंद होंगे उनकी सारी संपत्ति और बैंक खाते कानूनी रूप से इस अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएंगे, ताकि सरकार उन संपत्तियों को देश हित में इस्तेमाल कर सके। साथियों, ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई है। अब दोस्तों, जब इतना सख्त कानून लाया जाएगा तो हंगामा होना तो तय था। संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष इस बिल पर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अगर मैं बात करूं साथियों, यहां देखना, टीएमसी की बात कर लो, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो। जो टीएमसी के सांसद सौगत राय ने संसद में बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर यह एफसीआरए बिल पास हो जाता है तो भारत सरकार एक बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह बन जाएगी, जो नागरिकों की स्वतंत्रता और एनजीओ के काम पर 24 घंटे निगरानी रखेगी। यह पारदर्शिता नहीं बल्कि तानाशाही है। अच्छा, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं साथियों। ये तो टीएमसी की बात हो गई, कांग्रेस क्या कह रही है आपकी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल उन एनजीओ को दबाने और बंद करने के लिए कर रही है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। एक और बात बोली है कांग्रेस वालों ने, गांव और आदिवासी इलाकों में काम करने वाले छोटे छोटे एनजीओ के लिए एसबीआई नई दिल्ली में खाता खुलवाना और इतना पेपर वर्क करना नामुमकिन है, जिससे वे बंद हो जाएंगे। और तीसरी अगर बात करें साथियों, डीएमके का दावा है कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर, मिजोरम, असम में जो स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी विदेशी फंडिंग से चलते हैं, वे सब ठप हो जाएंगे। लेकिन इसके जवाब में सरकार का पक्ष बहुत साफ है। सरकार कहती है, हम विदेश से आने वाली समाज सेवा की फंडिंग को नहीं रोक रहे हैं। अगर आपका काम सच्चा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने और एसबीआई में खाता खुलवाने में क्या डर है, आधार कार्ड लगाने में क्या दिक्कत है। डर सिर्फ उनको होना चाहिए जो समाज सेवा के मुखौटे के पीछे देश के टुकड़े करने और दंगे भड़काने की साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें दिक्कत क्या है। चलिए, अब आपको एनजीओ और विदेशी फंडिंग का वो असली डेटा दिखाते हैं, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आज भारत में एनजीओ के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5500 टोटल जो एनजीओ निकल के आ रहे हैं वो 5500 से ज्यादा हैं सक्रिय एनजीओ भारत में काम कर रहे हैं। अगर मैं 14,450 एनजीओ के पास इस समय एक्टिव एफसीआरए लाइसेंस मौजूद है, 55,000 होगा ना, आई थिंक वो, हाँ वो एक्टिव दिखा रहा है ना, ठीक है। 14,450 एनजीओ के पास इस समय एक्टिव एफसीआरए लाइसेंस मौजूद है साथियों।
और 54,455 एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तो किया है लेकिन अभी लाइसेंस मिलना बाकी है, और 19,000 एनजीओ को सरकार पहले ही बंद कर चुकी है। अब सवाल यह है कि भारत के एनजीओ को सबसे ज्यादा पैसा कौन से देश से मिलता है? सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है साथियों आपको अमेरिका से। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग भेजने वाला देश अमेरिका है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है साथियों, दूसरे नंबर पर आपका जर्मनी आएगा, तीसरे पर आपका यूके आएगा, और इसके बाद चीन, कनाडा, नीदरलैंड ये सब आते हैं। स्विट्जरलैंड से भी आता है, यूएई से भी पैसा आ रहा है, कतर से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देश भारत के एनजीओ में भारी भरकम फंड भेजते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा एनजीओ कहां है साथियों? आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर तेलंगाना में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, और फिर उसके बाद पूर्वोत्तर जो राज्य हैं आपका आंध्र प्रदेश हुआ, केरल, तमिलनाडु, ये सारे राज्य, असम, मणिपुर, मिजोरम में भी आते हैं। बिलीवर्स चर्च वर्ल्ड विजन इंडिया CASA, रामकृष्ण मिशन जैसे कई बड़े संगठन हैं जिनके पास विदेश से करोड़ों अरबों का फंड आता है। इनमें से कई संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन काम भी करते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि गेहूं के साथ घुन को पिसने से बचाने के लिए पूरे सिस्टम को साफ करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यह थी आपकी जो पूरी जो कहानी, मैंने जो पूरी पिक्चर बताई है। अब ये जो आपका FCR अमेंडमेंट बिल है 2026 के, उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी अपडेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जो भी था एक्ट का, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो 1947 से लेकर 2026 तक भारत में विदेशी फंडिंग और FCRA कानून की पूरी इन डेप्थ कहानी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि अमित शाह और मोदी सरकार का FCRA नियमों को इतना सख्त करना राष्ट्र सुरक्षा के हित में है, या फिर विपक्ष का यह कहना सही है कि इससे छोटे एनजीओ और निष्पक्ष आवाजों का गला घोंटा जा रहा है? इस बिल की शुरुआत कभी इंदिरा गांधी ने की थी, 2010 में मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया, और आज अमित शाह इस FCRA 2.0 बना रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।